हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे आप लोगों से 7 क्लास के जो आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन किताब है, यानी पॉलिटी या सिविक्स का किताब कह सकते हैं उसको। तो उसके अध्याय 3 पर, अध्याय 3 जो चैप्टर है आज, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। तो आपसे सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि शिक्षा क्या है तो आप सीधा उसको बताएं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ही ज़्यादा दहाड़ेगा, है कि नहीं। ये कथन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है कि नहीं। स्वास्थ्य क्या है, ये आप इससे भली भांति परिचित हैं कि आपको अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो, बुखार लगा हो, बहुत ज़्यादा पेन हो, दर्द हो, और आपको कुछ भी खाने के लिए दे, बढ़िया जगह घुमाने के लिए ले जाए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपकी खुशी का, आपके जो जीवन का बेहतर पार्ट है वो क्या है, स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अब यह है कि ये सब जो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की हम बात करने वाले हैं आज, तो ये दोनों बेहतर कैसे होगा, ये किसकी जिम्मेवारी है। तो एक तो जिम्मेवारी हमारी भी है कि हम अपना स्वास्थ्य पे खुद ध्यान दें, खुद हम उसको अच्छा रखने का प्रयास करें, हम शिक्षा के प्रति एक्टिव रहें, सक्रिय रहें। और दूसरी जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं अपने नागरिकों को कैसे प्रदान करें, है कि नहीं। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें आपको ये बता दें कि आप कलम कॉपी लेकर के बैठ जाएं, है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको हम लिखवा भी देंगे आप लोगों को, है कि नहीं। और ध्यानपूर्वक जो है हमारी बातों को सुने, उसका आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आज का जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ही, हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही लिखिए, शिक्षा के महत्व को लिखें। क्वेश्चन लिखिए, शिक्षा के महत्व को लिखें। लिख लिए क्वेश्चन, चलिए आंसर लिखिए। शिक्षा हमारे जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा हमारे जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है। इसलिए शिक्षा हमारे जीवन के विकास के लिए क्या लिखे, अति आवश्यक है। इसलिए शिक्षा के प्रति हमें सक्रिय रहना चाहिए। शिक्षा के महत्व निम्नलिखित हैं। लिख लिया यहाँ तक। अब आपको नंबर देखो, उसमें लिखना है 1 2 3 करके, रोमन अंक में लिखिएगा। तो पहला नंबर दीजिए रोमन अंक में, पहला लिखिए। शिक्षा हमें दुनिया को समझने का मौका देती है। शिक्षा हमें दुनिया को समझने का मौका देती है। आप देखिए, इसको रफली आप लिख सकते हैं, इसके बाद फिर अपना फेयर कर लीजिएगा। अभी आप थोड़ा फास्ट लिखिए, है कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसको। तो क्या लिखे, शिक्षा हमें दुनिया को समझने का मौका देती है कि नहीं। फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट लिखिए, शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति व समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति व समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए, यह हमें आत्मविश्वास देती है। यह मतलब कौन, शिक्षा, है कि नहीं। तो तीसरा लिखिएगा, यह हमें आत्मविश्वास देती है।
इसी चीज़ को ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं और आपको पता होता है कि हम पढ़ने में तेज़ हैं या हम बहुत अच्छा जानते हैं, तो आपको किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा या किसी प्रकार से किसी से बात करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, है कि नहीं। या आप सिंपल देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं कई यूट्यूब पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अपना वीडियो बना डालते हैं जो उनको जानते पता होता है। तो ये क्यों होता है? शिक्षा के माध्यम से। एक जो आदमी नहीं पता है उसको बोलिए कि तुम कैमरा के सामने बोलो 5 मिनट, नहीं बोल पाएगा, है कि नहीं। तो ये शिक्षा जो क्या होता है, हमें आत्मविश्वास देता है कि नहीं। से हम मान लिया आपके सामने बोल पा रहे हैं, तो ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें आत्मविश्वास है कि हमको जो है ये सब पता है, हम इसको बढ़िया से जो है जान चुके हैं। अगर आप भी जान पाइएगा तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, है कि नहीं। तो तीसरा लिख लीजिए, शिक्षा हमें आत्मविश्वास देती है। चौथा लिखिएगा, शिक्षा हमें किसी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से करने में मदद करती है। फिर से एक बार सुन लीजिए, शिक्षा हमें किसी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से करने में मदद करती है। नेक्स्ट लिखिए, 5वां लिखिए, अदालत में अपना पक्ष रखने में मदद करती है। कौन? शिक्षा, है कि नहीं। तो लिखिएगा, शिक्षा हमें अदालत में अपना पक्ष रखने में मदद करती है। जैसे मान लिया जाए कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है, कोई मान लिया जाए कि आपका शोषण कर रहा है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, थाना पुलिस में जा सकते हैं और अपना लिखित आवेदन दे करके आप न्याय मांग सकते हैं। तो एक शिक्षित आदमी जो है अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उसके अगेंस्ट घरेलू हिंसा होता है, मतलब उसके ऊपर, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाती है। क्यों? है कि नहीं। क्योंकि वो एक शिक्षित महिला जो होगी वो घरेलू हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी, या कोई एक शिक्षित व्यक्ति होगा वो किसी प्रकार के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए शिक्षा का है काफ़ी ज़रूरी है। और हम अगला जो पॉइंट लिखवा रहे हैं कि अदालत में अपना पक्ष रखने में, तो एक शिक्षित व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है। तो आपको ये लिखना है कि शिक्षा हमें अदालत में अपना पक्ष रखने में मदद करती है। नेक्स्ट लिखिए, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में। अब इसे देखिए, जाहिर बात एक पढ़ा लिखा आदमी है तो जितने भी सरकारी योजनाएं चलती रहती है तो उसका वो लाभ ले सकता है, आसानी से जान समझ सकता है। तो छठा लिखिएगा, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में। नेक्स्ट लिखिएगा, वैज्ञानिक ढंग से खेती करने में। छठा लिखिएगा, वैज्ञानिक ढंग से खेती करने में। हम सब फिर से चर्चा कर लेंगे इस पर, आगे लिख लीजिए, वैज्ञानिक ढंग से खेती करने में। नेक्स्ट लिखिएगा, 8वां, व्यवसाय करने में। व्यवसाय करने में, व्यवसाय में, बिजनेस करने में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने में। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने में। लिख लिए। नेक्स्ट लिखिएगा, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने में। अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सभ्य समाज का निर्माण में। नेक्स्ट, सभ्य समाज का निर्माण में। तो ये सब पॉइंट आप लोग जो है लिख लिए, समझ में भी आ गया होगा कि जैसे हम कहें कि राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने में कैसे। जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, समझिए, अब लिखना बंद कीजिए। एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है
वो किसको हमको वोट देना है कि नहीं, वो बड़ा सोच समझ को वोट करता है कि नहीं। इसके अलावा अगर उसको इंटरेस्ट है कि हम भी चुनाव लड़ें तो वो भी चुनाव लड़ता है, लोगों से वो भी वोट मांगता है और एक बेहतर समाज बनाने के लिए जो है संकल्प लेता है कि नहीं। तो शिक्षा कई मायनों में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर आपका दिल नहीं भी करता है पढ़ने का तो एक बार सोचिए कि यही एक माध्यम है जो आपको उच्चतम शिखर तक ले जा सकता है, आपको निखार सकता है। आप जो है मतलब कहने का मतलब है कि जो अवस्था है अभी उससे अगर बाहर निकलना है, बहुत बेहतर करना है, नाम कमाना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है शिक्षा, है कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा, साक्षर किसे कहते हैं, साक्षर किसे कहते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन लिखिए, साक्षर किसे कहते हैं, लिख लिए, आंसर लिखिए। 7 वर्ष या अधिक, 7 वर्ष या अधिक उम्र का वह व्यक्ति, 7 वर्ष या अधिक उम्र का वह व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है, जो पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा याद हो गया होगा अभी कि 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का वह व्यक्ति जो पढ़ व लिख सकता है उसको हम क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए कोई 3 साल का बच्चा है और उसको पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, तो उसको आप निरक्षर नहीं कह सकते हैं। साक्षर का उल्टा क्या होगा, निरक्षर, जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं हो, है कि नहीं। निरक्षर का मतलब क्या होगा, जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं हो, है कि नहीं। तो हम निरक्षर किसको कहेंगे, अगर एक पढ़ने की सीमा होता है ना, शुरू से आदमी मोस्टली आजकल जो होता है 3 साल में बच्चे पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कोई डिले से शुरू करे, कोई 5 साल में शुरू करे, कोई 6 साल में शुरू करे। तो 7 साल एक सीमा तय किया गया है कि 7 साल हो जाए अब फिर भी उसको पढ़ना लिखना नहीं आए तो उसको हम साक्षर की गिनती में नहीं रखेंगे, उसको हम निरक्षर कहेंगे, है कि नहीं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल माइंड में याद रहना चाहिए। एक उम्र सीमा क्या है, 7 साल, है ना। अगला लिखिए क्वेश्चन, साक्षरता दर क्या है, साक्षरता दर क्या है। लिखिए कुल जनसंख्या में 7 या 7 से अधिक आयु वाले, कुल जनसंख्या में 7 या 7 से अधिक आयु वाले जितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं उसे साक्षरता दर कहा जाता है, उसे साक्षरता दर कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, कुल जनसंख्या में 7 या 7 वर्ष से अधिक आयु वाले, 7 या 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं उसे साक्षरता दर कहा जाता है। अब देखिए लिख लिए, अब सुनिए ध्यान से। इसे हम करें प्रतिशत, तो प्रतिशत मतलब प्रति 100। मान लिया जाए कि आपके गांव की आबादी 100 है, ठीक है, और वो आबादी हम उसको गिन रहे हैं जो 7 साल या 7 साल से ऊपर का है। 3 साल का बच्चा है उसको हम उसमें शामिल नहीं करते हैं। जैसे हम साक्षरता दर निकालते हैं तो हम 7 साल से नीचे के आयु वाले लोगों को उसमें शामिल नहीं करते हैं। देखिए बहुत से छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप समझ जाइएगा तब फिर पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, है कि नहीं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, आपके गांव की आबादी मान लीजिए कि 100 है, 100 लोग हैं आपके गांव में, और वो 100 लोग कौन हैं, जो 7 साल या 7 साल से ऊपर के हैं, और उसमें मान लीजिए कि 80 लोग पढ़े लिखे हैं। 80 लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं।
तो आपकी गांव का जो साक्षरता दर होगा वो कितना होगा, 80%। समझ में आ रहा है बात? अगर 100 आदमी में, है कि नहीं, अगर 80 आदमी पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब हो गया कि साक्षरता दर कितना है, 80%। चलिए समझ गए होंगे, उम्मीद है ऐसा। अभी आगे जो है आपको क्वेश्चन है, फिर ये आगे इसे साक्षरता दर हो गया, साक्षर हो गया। आप अपना किताब खोल के एक बार जरूर पढ़िएगा, किताब पढ़िएगा तभी आपको चीज़ें और क्लियर होगी। जैसे किताब में देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आपका डेटा दिया है कि भारत का कुल साक्षरता दर जो है 61.8% है कि नहीं। ये 61 पॉइंट मतलब 8% क्या है, भारत का साक्षरता दर है। पुरुष का साक्षरता दर 71.20 है कि नहीं, यानी 100 को पुरुष में 71 को पुरुष समझिए कि पढ़ा लिखा है। महिला साक्षरता दर है तो 51.5% है, यानी कि 100 को महिला में 51 महिला समझिए कि पढ़ी लिखी है। समझ रहे बात को? और भी कौन, 7 साल से ऊपर वाला क्या आयु वाला। अभी 2021 का भी डेटा अभी नहीं आया है जनगणना का, अब जनगणना हुआ नहीं है, कोरोना काल के कारण उसमें नहीं हुआ। अब अगला जनगणना जब होगा तो फिर नया डेटा आएगा, है कि नहीं। तो आपको एक किताब जरूर देखना है, एक बार पढ़ना जरूर है। किताब नहीं पढ़िएगा तो कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाइएगा, इसलिए किताब जरूर पढ़िए। किताब पढ़ने से क्या है कि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी, है कि नहीं। अब देखिए सरकार जो है, अब यहाँ पे हम जो टॉपिक है उसमें सरकार के प्रयास की बात कर रहे हैं ना, कि सरकार की भूमिका क्या है। तो शिक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कई बता सकते हैं कई ऐसे चीज़। तो सबसे पहले तो हम आगे ये बताएंगे कि सरकार जो है शिक्षा के लिए, जैसे आपको आपके नज़र में देख रहे हैं सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर भर्ती किए जाते हैं, वहाँ मिड डे मील दिया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति दिया जाता है, उसको ड्रेस के लिए पैसा दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट किताब दिया जाता है। ये सारी चीज़ें सरकार किस लिए कर रही है कि जो भारत के बच्चे हैं, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के बच्चे हैं वो पढ़ लिख पाए, वो एक बेहतर नागरिक बन पाए, है कि नहीं। तो ये आपकी जिम्मेवारी भी है ना कुछ, कि आप एक जो सरकार की भूमिका है उसको और आगे ले जाएं आप, है कि नहीं, उसमें और अपना इनिशिएटिव, अपना योगदान दें कि एक बिहार के, भारत के एक सभ्य नागरिक समाज का निर्माण करने में आप अपनी भूमिका अदा करें, है कि नहीं। तो बिहार में शिक्षा की स्थिति देखिए क्या बता रहा है कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सरकार के लिए हमारे संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 वर्षों के अंदर 14 आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो सरकार यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि अगला 10 साल में, यानी 1957 तक जितने भी 14 साल तक के व्यक्ति हैं सबको साक्षर कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से वो लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आज हमारे देश की आज़ादी का 75 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, फिर भी यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। आप इस चीज़ को देख पाते होंगे कि आपके आसपास के भी कई लोग हैं, कई बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो ये जो है कहने का मतलब है कि ये हमारे लिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि नहीं, कि भारत जैसे इतने विशाल देश में, है कि नहीं, इतनी सुविधाएं हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा गरीबी के कारण बहुत सारी तमाम समस्याएं हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, है कि नहीं। कि अब समस्या ये आएगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप खुद समझिए अपना कि आपको अगर शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है तो आप उसका भरपूर लाभ उठाइए, है कि नहीं। समझ रहे हैं, शिक्षा का भरपूर लाभ उठाइए, आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, शिक्षा का अधिकार क्या है। शिक्षा का अधिकार क्या है, क्वेश्चन लिखिए, शिक्षा का अधिकार क्या है, लिखिए, आंसर लिखिए। अब इसके तहत 6 से 14 6 है ना, 6 से 14 यानी 14, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनिवार्य एवं निःशुल्क, निःशुल्क लिखने आता है ना, हाँ,
आप लिख करके फिर हमको व्हाट्सअप कीजिएगा। आप लिखे हैं कितना सूद असूद लिखे हैं, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी फिर से एक बार बोल देते हैं, इसके तहत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह उसमें लिखिएगा, यह कानून 1 अप्रैल 2010 से यह कानून 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया है। यह कानून 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया है ना। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको क्या है, अनिवार्य और निःशुल्क, माने उनको अनिवार्यता है कि उसको स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। कोई उसको पढ़ने से रोक नहीं सकता है। अगर आपके अभिभावक भी पढ़ने से रोकते हैं, अगर आपको इच्छा है पढ़ने का और आपको पढ़ाई से रोका जाता है, तो ये जो है कानून का उल्लंघन माना जाएगा, है कि नहीं। और निःशुल्क यानी उसको कोई शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही और सरकार क्या कर रही है कि साइकिल दे रही है जो 9th 10th में बच्चे जाते हैं उसके लिए, तो है ना। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट किताब मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है ना, और भी तमाम तरह की सुविधाएं स्कूल में आपके लिए उपलब्ध होती है। तो सरकार का पूरा जो मतलब योजना है आपको शिक्षित करने का है, आपको बेहतर एजुकेशन देने का है। तो आप अपना कर्तव्य भी निभाइए कि आप पढ़िए, है कि नहीं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आपकी किताब में ही कि ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए, वो कौन कौन से कारण हैं जिनके चलते बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, है कि नहीं। ये आपकी किताब में, आप किताब देख पा रहे होंगे, तो किताब में देखिए क्वेश्चन है पेज नंबर 25 पे, है कि नहीं। तो क्वेश्चन लिखिए, बच्चों के स्कूल नहीं जाने के कारण, है कि नहीं। बच्चों के स्कूल नहीं जाने के कारण यानी क्या क्या कारण है ना। बच्चों के स्कूल नहीं जाने के क्या क्या कारण है, ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिख लिए, फिर से मैं बोल देता हूँ एक बार क्वेश्चन। बच्चों के स्कूल नहीं जाने के क्या क्या कारण हैं। तो पहला लिखिएगा, पहला गरीबी। दूसरा, घर से स्कूल की दूरी। तीसरा लिखिएगा, बाल मजदूरी करने की व्यवस्था। चौथा लिखिएगा, आसपास का वातावरण। नेक्स्ट लिखिएगा, घरेलू समस्याएं। ठीक है, घरेलू समस्याएं। देखिए अब इसमें हम जैसे बात किए कि गरीबी, जाहिर सी बात है कि बच्चे, अमीर घर के बच्चे तो पढ़ लेते हैं, उनको बढ़िया स्कूल में जाने का मौका मिलता है और इतने उसके माता पिता सक्षम और साक्षर होते हैं कि शिक्षा के महत्व को समझते हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। दूसरा कारण होता है, गरीब घर के जो बच्चे होते हैं, अगर उनको स्कूल दूर पड़ रहा है तो इस कारण पढ़ने नहीं जाते हैं, है कि नहीं। घर से स्कूल काफ़ी दूर है, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो नहीं जाते हैं। तीसरा है बाल मजदूरी करने की व्यवस्था। अगर मान लो किसी के पिताजी ही नहीं हैं या पिताजी बीमार रहते हैं, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, तो बेचारा छोटी मोटी काम करके घर का जो है जीविका पालन चलाता है ना। समझिए, अभी लिखना बंद कीजिए, समझ लीजिए। तो उस स्थिति में बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते हैं। फिर आसपास का वातावरण फिर डिपेंड करता है। जैसे आसपास के बच्चे अगर नहीं पढ़ते हों, सब जो है दिन भर खेलने में रहता हो, चोरी करने में रहता हो, हुड़दंग करने में रहता हो, तो वहाँ पर के बच्चे भी जो है पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। कुछ घरेलू समस्याएं होती है भी किसी बच्चों को, घर में जो है किसी प्रकार का तनाव चल रहा हो, या और भी बहुत तमाम तरह की चीज़ें हैं,
तो ये सब कारण हो सकते हैं, इस कारण जो है बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखिए, बाल मजदूरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बाल मजदूरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? लिख लिए, बाल मजदूरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लिखिए, गरीबी, जाहिर सी बात है गरीबी रहता है तभी तो आदमी बाल मजदूरी, बाल मजदूरी का मतलब 14 साल के नीचे, आगे समझ लीजिए, नीचे लिखो, आंसर में लिखो, क्वेश्चन लिखे ना बाल मजदूरी क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो नीचे लिखिए आंसर। देखिए, यदि 14 वर्ष से कम आयु के, यदि 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, यदि 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने, अपनी आजीविका चलाने अपनी आजीविका चलाने के लिए यदि मजदूरी करना पड़ता है, यदि मजदूरी करना पड़ता है तो उसे बाल मजदूरी कहते हैं, तो उसे बाल मजदूरी कहते हैं। बात समझ में आया कि यदि 14 साल का कोई व्यक्ति है या 14 साल से नीचे का है, 12 साल 11 साल 13 साल जो भी, और उससे मैंने 14 साल से कम आयु का व्यक्ति है और उसको अपना आजीविका चलाने के लिए, यानी परिवार भूखा है या खुद समस्याओं में है, आर्थिक संकट में है, उसके लिए उसको किसी के होटल पर जाके कप धोना पड़ रहा है, किसी के यहाँ चूड़ी का काम करना पड़ रहा है, किसी के दुकान में हेल्पर का काम करना पड़ रहा है, तमाम तरह के आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे जो है होटल वगैरह में काम करते हैं, तो ये सब क्या है, बाल मजदूरी है कि नहीं। इस कारण जो है बच्चे पढ़ाई, जो उम्र उसका पढ़ने का है उस उम्र में उसको मजदूरी करना पड़ रहा है कि नहीं। तो हम लिख पा रहे हैं इसका कारण क्या क्या है, तो लिखिए, उसी में लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिए उसको, कि बाल मजदूरी के कारण निम्नलिखित हैं। आगे हम लिखवा दिए कि बाल मजदूरी है क्या, और उसके बाद फिर उसी में लिखिए बाल मजदूरी के कारण निम्नलिखित है। पहला लिखिए गरीबी, दूसरा लिखिए आसपास का वातावरण सही नहीं होना, आसपास का वातावरण सही नहीं होना। तीसरा लिखिएगा बच्चों को बाल तस्कर का शिकार हो जाना, बच्चों को बाल तस्कर का, तस्कर त आधा डंटी स क र, है ना, तस्कर, बच्चों को बाल तस्कर का शिकार हो जाना। तीनों लिख लिए। चौथा लिखिए बच्चों द्वारा पढ़ाई में मन नहीं लगाना, बच्चों द्वारा पढ़ाई में मन नहीं लगाना। चौथा लिख लिए बच्चों द्वारा पढ़ाई में मन नहीं लगाना। पांचवा लिखिए परिवार के आजीविका पर संकट होना, परिवार के आजीविका पर संकट होना। देखिए इसको समझ लीजिए, जैसे आसपास का माहौल भी ख़राब रहता है कि अगर मान लीजिए सब बच्चे काम करते हैं तो वो भी काम करने लगता है कि नहीं। आप समझिए ध्यान से। फिर हम बोले कि जो है बाल तस्कर का शिकार हो जाना। बाल तस्कर किसको कहते हैं? बाल तस्कर का मतलब कि जो बच्चों को उससे काम करवाए। जैसे ऐसे कई लोग होते हैं जो बच्चों को, उसके गार्जियन को बहका देते हैं कि अरे अपना बेटा को जो है 10 साल का, मान उसका बेटा है 12 साल का है, उसको बोलता है अरे इसको भेज दीजिए जयपुर,
हम आपको 10,000 रुपये महीना भेजेंगे। इसको काम कुछ नहीं है, खाली चूड़ी पर ऊपर हल्का हल्का जो है पेंट लगाना है, या और भी तमाम छोटी छोटी चीज़ें। कहीं बोला है कि जो है कार्टून बनाना है, या फिर वो बहुत तरह के छोटे छोटे काम होते हैं, तो बच्चों से कम मजदूरी में करवाया जाता है। जैसे वहाँ पे कोई अगर एक बड़ा आदमी करेगा, एक 30 साल का आदमी करेगा, 25 साल का आदमी करेगा, तो वो उसका मेहनताना लेगा 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, उसको 5,000 में, बच्चों से जो है वो काम 5,000 में करवा दिया जाता है कि नहीं। तो वो जो है शिकार होते हैं किसके, बाल तस्कर के, उसको कहते हैं। कई बार ऐसा ट्रेन में पेपर अगर पढ़ते होंगे आप, तो कई बार ऐसा पढ़ते होंगे कि आरपीएफ ने, जो रेलवे का पुलिस होता है ना, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, वो बाल तस्करों से इतने बच्चों को मुक्त कराया, ऐसा हेडिंग पढ़े होंगे कभी। तो बच्चों को ले जाते रहता है, 10-5 बच्चों को ले जा रहा है, और बीच में आरपीएफ को शक होता है कि अच्छा ये बच्चों को लगता है काम करने के लिए ले जा रहा है, तो उस स्थिति में आरपीएफ उसको पकड़ लेती है और बच्चों को मुक्त करवाती है कि नहीं। तो उस मैंने बच्चे जो है बाल तस्कर के शिकार भी हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बोले कि कई बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, उसको काम करने में, जब उसको पढ़ने का टाइम है तब उसको काम करने में खूब मज़ा आ रहा है कि नहीं। सब मान लीजिए उसका एक दुकान है, तो उसको दुकान पे बैठने में खूब मज़ा आएगा कि अरे मेरा दुकान है, चलो दुकान पे ही बैठते हैं। अभी उसको काम क्या है, पढ़ने का टाइम है, दुकान चलाते रहना फिर बाद में, है कि नहीं। तो इस स्थिति में बच्चे जो है बाल मजदूरी करने लगते हैं, या फिर परिवार पर आजीविका का संकट हो, परिवार भूखा हो, आर्थिक समस्याओं से घिरा हो, तब उसको काम करना पड़ता है। तो ये सब समस्याएँ हैं जिसके कारण बाल मजदूरी करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आपके सरकार की भूमिका क्या है। तो सरकार जो है इस चीज़ को समझिए कि शिक्षा प्राप्त करना हम सबका क्या है, हक है, और सबको शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं। ये चीज़ समझिएगा, है कि नहीं। अगर जो यहाँ पे है, इस बात को पूरा करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि इसे कानून का स्वरूप दिया जाए, ताकि किसी को अगर शिक्षा उपलब्ध ना हो तो वह न्यायालय का सहारा ले। इसके साथ साथ शिक्षा के लिए बेहतर एवं उचित व्यवस्था करना जरूरी है ना। तो ये सब सरकार भी अपने स्तर से काम करती है। अगर नहीं करती है तो उसके लिए आप न्यायालय भी जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया 2010 में। इसके चलते आपको शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य एवं निःशुल्क है कि नहीं। अब आगे देखिए, एक कहानी दिया है कि कुछ लड़कियां हैं, अनुप्रिया, अंतरा, शालिनी, शबाना, ये सब एक मध्य विद्यालय में पढ़ने जाती है जो 8वां तक है, और उसे चिंता इस बात की है कि आगे का पढ़ाई हम पता नहीं पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो हाई स्कूल है, उच्च विद्यालय है, वो उसके गांव से 5 किलोमीटर दूर है, और 5 किलोमीटर दूर पैदल जाना आसान नहीं है कि नहीं। तो उस समय एक सरकार का घोषणा होता है कि लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन लड़कियों में काफ़ी खुशी होती है कि अब तो हमारा आगे का पढ़ाई भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो हालांकि अब सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ है कि जितने भी मध्य विद्यालय थे उस सबको उच्च विद्यालय बना दिया गया है, कि उसको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो नज़दीक रह के ही अपना उच्च शिक्षा यानी कि उच्च विद्यालय तक का शिक्षा जो है प्राप्त कर सके, है ना। तो इससे कुछ मतलब क्वेश्चन है जिसको आपको खुद बनाना है। ये क्वेश्चन हम नहीं लिखवाएंगे, कुछ काम आपको खुद करने हैं। इससे क्वेश्चन है, अनुप्रिया एवं उसकी सहेलियाँ क्यों परेशान थी, उन सब की परेशानी कैसे दूर हुई। ये क्वेश्चन है। तो परेशानी इसलिए थी कि स्कूल दूर है कि नहीं, और हम आगे की पढ़ाई जो है, उच्च विद्यालय की पढ़ाई हम कैसे करेंगे, इस चीज़ की चिंता थी। और दूर इसलिए कि सरकार की घोषणा की गई सरकार द्वारा कि जो उच्च विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त का क्या दिया जाएगा, एक साइकिल दिया जाएगा। 3 लोग लगा चलो अब तो काम हो जाएगा। आगे जो है क्वेश्चन है, लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों, कारण सहित लिखें। तो शिक्षा ग्रहण करने में कई तरह की समस्याएं होती हैं। आप लिखिएगा कि लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो निम्नलिखित है कि नहीं। इससे पहला घरेलू काम होता है, लड़कियों को घर का चौका बर्तन सब करना होता है, तो उस कारण उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, और लोग सोचते हैं कि पढ़ के तुम करोगे क्या, है कि नहीं, चौका बर्तन ही तो करना है। तो एक समस्या जो है घरेलू काम हो गया। दूसरा होता है कि स्कूल का दूर होना, स्कूल दूर होता है, इस कारण भी लड़कियों को दूर, घर से दूर नहीं जो है नहीं भेजा जाता है ना। इस सब क्वेश्चन आपको खुद लिखना है, हम बस हिंट्स कर दे रहे हैं, है कि नहीं। इस सब क्वेश्चन का आंसर आपको खुद लिखना है। तीसरा कारण हो सकता है कि लड़कियों के लिए जो है गार्जियन, जो अभिभावक होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, उसके अंदर लड़कियों के प्रति क्या होता है, एक असुरक्षा की भावना होती है कि पता नहीं उधर उतना दूर पढ़ने जाएगी, सुरक्षित रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी।
है कि नहीं, दिन जमाना बहुत ख़राब है, इस तरह की बातें भी जो है रहती है ना। तो ये सब कारण है। अगला क्वेश्चन है कि आपकी समझ में ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है जिससे लड़कियों को परेशानी ना हो। देखिए अब लिख रहा है कि आपको सुझाव देना है कि ऐसा क्या व्यवस्था हो सकता है इससे लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में समस्या नहीं हो। तो एक कारण तो अगर स्कूल नज़दीक होना चाहिए, जो सरकार कर दी कि जितना मध्य विद्यालय था सबको क्या कर दिए, उच्च विद्यालय में कन्वर्ट कर दिए। तो एक तो पहला लिखना है तुमको कि इसे देखिए, जो भी उत्तर लिखिएगा ना तो उसको ऐसे लिखिएगा। इसे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी समझ में ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है जिससे लड़कियों को परेशानी ना हो। तो आप आंसर ऐसे शुरू कीजिएगा कि हमारे समझ में या मेरे समझ में ऐसी व्यवस्था हो जिससे लड़कियों के परेशानी नहीं हो, वो निम्नलिखित है कि नहीं, निम्नलिखित है। उसमें फिर नंबर दीजिएगा, पहला लिखिएगा कि स्कूल उच्च विद्यालय नज़दीक हो, यानी प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च विद्यालय तक की शिक्षा गांव के समीप ही हो या गांव में हो, है कि नहीं, पहला। दूसरा है कि दूसरा बात आता है कि उसको अवेयरनेस, गार्जियन जो है मतलब उसको पढ़ाना नहीं चाहता है, तो दूसरा चीज़ होना चाहिए कि अभिभावक के प्रति, अभिभावक के मन में अवेयरनेस हो, यानी कि जागरूकता हो कि लड़कियों को भी पढ़ाएं। आज देखिए लड़कियां हर काम कर रही है, सेना में जा रही है, पुलिस बन रही है, टीचर बन रही है कि नहीं, तमाम तरह के सरकारी नौकरी में वो शामिल हो रही है, मुखिया का चुनाव लड़ रही है, विधायक बन रही है, एमपी बन रही है, जो भी है कि नहीं। तो उसके अंदर ये अभिभावक के अंदर ये जागरूकता होना चाहिए कि हम इसको पढ़ाएं, ये भी आगे अच्छा करेगी, है ना। दूसरा एक चिंता जो होता है कि लड़कियों को सुरक्षा को लेकर के कि लोग नहीं पढ़ाते हैं कि पता नहीं जाएगी तो सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, छेड़छाड़ की घटना होती रहती है हमेशा लड़कियों के साथ। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो लड़कियों को अवेयरनेस, सख्त कानून होना चाहिए कि जो भी ऐसा करता है तो उसको सख्त कानून के माध्यम से उसको सज़ा मिलना चाहिए। हालांकि सख्त कानून बना हुआ भी है कि नहीं, कंप्लेन कीजिएगा वैसे लोगों के खिलाफ तो उसको सज़ा होगा। तो लिखिएगा कि सख्त कानून होना चाहिए। एक और चीज़ क्या होना चाहिए कि लड़कों के अंदर ऐसा नैतिक मूल्य का विकास होना चाहिए कि जो लड़कियों के प्रति उसके अंदर सहानुभूति हो, है कि नहीं, वो उसे छेड़छाड़ करने के बारे में नहीं सोचे। जिस प्रकार से वो अपनी बहन के लिए सोचता है कि इसको हम सुरक्षित रखें, अपनी बेटी के लिए कोई आदमी सोचता है, उस प्रकार से वो सभी लड़कियों को सुरक्षित भाव से देखे, है कि नहीं। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अब आगे हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में, है कि नहीं। अब स्वास्थ्य के बारे में जब हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य क्या क्या मतलब जो है सरकार द्वारा क्या क्या उपलब्ध करवाया गया है आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, है कि नहीं। तो आगे हम क्वेश्चन लिखवाते हैं, क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए। क्वेश्चन लिखिए, फिर से एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जो वर्ड आप लिखते हैं, तो अगर आपको डाउट होता है कि पता नहीं आप शुद्ध लिखे हैं क्या शुद्ध लिखे हैं, अब हम तो देख नहीं रहे हैं आपको, तो पहला तो कि लिखने के बाद हमको व्हाट्सअप कीजिएगा। दूसरा, किताब पढ़िएगा तो देखिएगा उसमें स्वास्थ्य कैसे लिखा हुआ है कि नहीं, वैसा ही आपको लिखना है कि नहीं। तो लिखने में भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत लिख रहे हैं और उसमें सुधार नहीं कीजिएगा तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो आप गलतियां कर रहे हैं उसमें आपको सुधार भी करना ज़रूरी है कि नहीं। तो आंसर लिखिए अब। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए सरकार को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। सरकार को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। आप पहला लिखिएगा, पहला लिखिए, स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जितना बीमारी जो फैलता है ना उसका एक केंद्र बिंदु जो है दूषित जल है कि नहीं। तो इसलिए अगर सबको स्वच्छ पानी पीने के लिए मिले तो समझिए कि आधा से ज़्यादा बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाए। तो पहले लिखिए, स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा,
संतुलित आहार की उपलब्धता होनी चाहिए। संतुलित आहार की उपलब्धता होनी चाहिए। संतुलित आहार की उपलब्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा, अस्पताल में दवाइयों की कमी को दूर करना चाहिए। अस्पताल में दवाइयों की कमी को दूर करना चाहिए। फिर से एक बार बोल देता हूँ, अस्पताल में दवाइयों की कमी को दूर करना चाहिए। ठीक है, हम एक लाइन को 3 बार बोलेंगे, आपको ध्यान देके लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अस्पताल में पर्याप्त बिस्तर होने चाहिए। अस्पताल में पर्याप्त बिस्तर होना चाहिए, बेड, जिसको बेड कहते हैं ना। अस्पताल में पर्याप्त बेड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, डॉक्टरों की कमी को दूर करना चाहिए। डॉक्टरों की कमी को दूर करना चाहिए। डॉक्टरों की कमी को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा, प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे देखिए, कुछ कुछ चीज़ होता है ना, आप मान लो फास्ट लिख रहे हैं तो कुछ छूट रहा है लास्ट में, उसको छोड़ दीजिएगा, अपना सेंटेंस अपने से पूरा कर लीजिएगा। उतना तो ज्ञान है ही। आप अगर मान लिया जाए कि पढ़ रहे हैं 7वीं क्लास में, तो सेंटेंस कैसे पूरा किया, जैसे आप लिखिए यहाँ तक कि प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास, यहाँ तक लिख दिया, आगे छूट गया तो लिख दो, फिर अपने से लिख दो, प्रयास करना चाहिए, है कि नहीं। नेक्स्ट लिखिएगा, स्वास्थ्य व योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। स्वास्थ्य व योग, योग समझते हैं ना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, है ना। स्वास्थ्य व योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। स्वास्थ्य व योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य व योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा, आकस्मिक इलाज, आकस्मिक, आ का अवाधा स और स को इधर से ही का तरफ से उड़ा देना है, तो आकस्मिक इलाज, यानी इसको कहते हैं इमरजेंसी इलाज, है ना, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो आकस्मिक इलाज की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार है कि नहीं, तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बेहतर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उसको तुरंत, है ना। इसको आप लोग सुने हो कि इमरजेंसी वार्ड में है। इमरजेंसी वार्ड का मतलब कि वो ज़्यादा सीरियस है, इसलिए उसको इमरजेंसी वार्ड में उसको तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है ना। जैसे मान किसी को खून बह रहा है शरीर से, तो बह रहा, रुक नहीं रहा है, तो उसको जो है आकस्मिक इलाज की आवश्यकता है ना, उसको तुरंत इलाज की आवश्यकता है ना। अब किसी का मान लें कि सपोज डेट हम कहें कि स्किन पे मस्सा हो गया है, तो ठीक है, कल भी उसका इलाज हो सकता है, परसों हो सकता है कि नहीं। बाल किसी का पक रहा है ना, या किसी का दांत पीला हो गया है, तो इमरजेंसी नहीं है, ये बाद में भी हो सकता है, 2 दिन के बाद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ये सब पॉइंट लिख लिए होंगे आप लोग, समझ में आ गया होगा कि हमारा जैसे अस्पताल है, तो अस्पताल में कई बार डॉक्टर नहीं रहता है, या कई बार ऐसा होता है कि बेड 10 हुआ है, रोगी 20 हुआ है, 25 हुआ है, तो वहाँ पे सबको बेड नहीं मिल पाता है ना। अस्पताल में दवाइयों की कमी रहती है, हमेशा दवाई डॉक्टर जो है बाहर से ले देता है, आदमी को पैसा से खरीदना पड़ता है फिर। तो सब तमाम तरह की समस्याएं हैं, जिसे दूर करना चाहिए सरकार को, है ना। इसके अलावा नीचे लिखिएगा पैरा चेंज करके, फिर है ना, पैरा चेंज करके लिखिए, हमारे देश के संविधान के अनुसार, हमारे देश के संविधान के अनुसार, उसी में वो क्वेश्चन लिखवाए हैं, उसका आंसर जो लिखवाया है उसी में लिखना है, सिर्फ लाइन चेंज कर देना है कि नहीं। इसको बोलते हैं लास्ट में निष्कर्ष लिखना। अगर आप कोई आंसर लिखते हैं तो शुरू वाला मान लो 2 लाइन होता है, वो भूमिका होता है, और फिर बीच में मेन आंसर होता है, और लास्ट में क्या होता है, निष्कर्ष होता है। तो निष्कर्ष लिखिएगा,
हमारे देश के संविधान के अनुसार, हमारे देश के संविधान के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, हमारे देश के संविधान के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। लिख लिए। इसलिए नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं, इसलिए नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे, है ना। अब इसमें देखिए कुछ आपके जब किताब पढ़िएगा तब कुछ वैसा वर्ड मिलेगा, शिशु मृत्यु दर है कि नहीं, है ना, मातृ मृत्यु दर। तो ये सब चीज़ को आप थोड़ा समझ लीजिए, है कि नहीं। तो इसको लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? लिखिए। किसी वर्ष में जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों पर, प्रति 1000 बच्चों पर, प्रति 1000 बच्चों पर 5 वर्ष से कम उम्र के, 5 वर्ष से कम उम्र के मृत्यु को प्राप्त होने वाले बच्चों को गिना जाता है। फिर से बोलिए, किसी वर्ष में जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों पर, प्रति 1000 बच्चों पर 5 वर्ष से कम उम्र के, 5 वर्ष से कम उम्र के मृत्यु को प्राप्त होने वाले बच्चों को गिना जाता है। देखिए इसको उदाहरण से समझिए थोड़ा, अब लिखना बंद कीजिए, समझिए मेरी बात को। इसे जो शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है वो 5 वर्ष, यानी कि बच्चा किसको माना जाता है, सिंपल बात में समझिए, बच्चा माना जाता है किसको, जो उसका आयु 5 साल से कम है। जो 5 साल से अधिक हो गया वो बच्चा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है कि नहीं। तो शिशु मृत्यु दर हम निकालते हैं तो मान लें कि हम एज्यूम करें कि आपका गांव है, उस गांव में 1000 बच्चा है। कितना बच्चा है? 1000 बच्चा है कि नहीं। और 1000 पर अगर मान लो कि वहाँ 20 बच्चा मर जाता है कि नहीं, किसी कारणवश, कोई 1 साल का है, कोई 2 महीना का है, कोई 5 दिन का है, यानी कि जन्म सही लिया है, जीवित जन्म लिया है कि नहीं, और जीवित जन्म लेने के बाद मर जाता है अगर, तो वैसे बच्चों को ही गिना जाता है शिशु मृत्यु दर में।
तो 1000 बच्चा पर जितना बच्चा मरेगा ना वही हो जाएगा क्या, शिशु मृत्यु दर। अगर मान लो 1000 बच्चा है और उस पर मान लो कि 20 बच्चा मर गया है कि नहीं, तो उसका बोला जाएगा कि उस गांव का शिशु मृत्यु दर कितना है, 20 है कि नहीं। तो उसी प्रकार से मान लो कि डिस्ट्रिक्ट पे निकाल सकते हैं, राज्य स्तर पर निकाला जा सकता है, देश के स्तर पर निकाला जा सकता है, पूरे विश्व के स्तर पर निकाला जा सकता है कि पूरे विश्व में हम निकालेंगे कि कितना बच्चा है कि नहीं, टोटल बच्चा निकालेंगे, फिर कितना बच्चा मरा है कि नहीं, तो उसको प्रति 1000 करके हम उसको डिवाइड करके निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, मृत्यु दर क्या है, मॉर्टलिटी रेट, मॉर्टलिटी इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, आगे मृत्यु दर, क्वेश्चन लिखिए मृत्यु दर क्या है ब्रैकेट में, मॉर्टलिटी रेट, MORTALITY, मॉर्टलिटी रेट RATE लिख लिए, मॉर्टलिटी रेट। अब आंसर लिखिए, किसी निर्धारित वर्ष में 1000 लोगों पर, किसी निर्धारित वर्ष में 1000 लोगों पर होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। किसी निर्धारित वर्ष में 1000 लोगों पर होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे मान लो किसी गांव का संख्या 1000 है कि नहीं, और 1000 पे जो है मान लो 5 आदमी मर जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मृत्यु दर कितना है, 5 है। यानी 1000 पे कितना आदमी मर गया, तो 5 आदमी मर गया, तो मृत्यु दर कितना हो गया, 5 हो गया। जैसे मान लो कि तुम्हारे गांव का आबादी 1000 है और उस साल में, एक साल में, मान लो 2024 चल रहा है, तो 2024 में मान लो कि 20 को बूढ़ा बूढ़ी टपक जाते हैं, अब मान लो कोई भी मर जाता है 20 आदमी, तो हम बोलेंगे गाँव का मोर्टेलिटी रेट कितना है, 20 यानी 20 है। बात समझ में आया? आ गया हो। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखो, जन्म दर क्या है, मानव जन्म दर क्या है, ह्यूमन बर्थ रेट, मानव जन्म दर क्या है। चलिए लिख लिए होंगे, आंसर लिखिए, प्रति 1000 जनसंख्या पर, प्रति 1000 जनसंख्या पर, प्रति 1000 जनसंख्या पर, प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले, प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। बात समझ में आया? मान ली 1000 जनसंख्या है किसी गांव का और उसमें जो है 20 आदमी और जन्म ले लिया, तो हम बोलेंगे इसका जो जन्म दर है गांव का, मानव बर्थ रेट है, वो कितना है, 20 है। या मान लो 30 आदमी जन्म ले लिया तो 30 हो जाएगा जन्म रेट। तो उसी प्रकार से राज्य के स्तर पर निकाला जाता है, जिला के स्तर पर निकाला जाता है ना, देश के स्तर पर निकाला जाता है। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि इतना कोई कॉमन समझ में आ गया होगा कि ये जो मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब हम किस पे निकालते हैं, प्रति 1000 लोगों पर, है कि नहीं, प्रति 1000 लोगों पर निकालते हैं, और एक साल के अंदर जो कितना घटना घटा उस पर निकालते हैं, है कि नहीं। अगर शिशु मृत्यु दर निकालेंगे तो उसमें शिशु के श्रेणी में कितना वर्ष तक के लोगों को रखेंगे, 5 वर्ष तक के, यानी 5 वर्ष तक का बच्चा अगर एक साल में मरता है किसी वर्ष में, तो उसको काउंटिंग किया जाएगा शिशु मृत्यु दर में, है कि नहीं। तो बात समझ में आ गया। इसके अलावा आपको इस किताब में जो भी दिया है बहुत सब हम लिखवा दिए हैं क्लियरली, बाकी आपको फिर भी एक बार किताब पढ़ना अति आवश्यक है। किताब नहीं पढ़िएगा तो उतना बढ़िया से चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए किताब ज़रूर पढ़ें, है कि नहीं। और जो भी क्वेश्चन इसमें दिया होगा उसको आप अपने स्तर से डील करें, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम लिखवा दिए हैं, है कि नहीं। आप निश्चित इतना में समझ जाइएगा। धन्यवाद। अब अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए।